प्रोफेसर ईश्वर मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना नई शिक्षा नीति 2020 पर अपना विचार रखने का कष्ट करें। प्रोफेसर मिश्र से बोले। जा रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। पटना विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह जी, मां वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जम्मू के माननीय कुलपति डॉल्फिन मैन पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर आर के सिन्हा जी, बिहार पुराविद परिषद के अध्यक्ष चितरंजन बाबू, सचिव द्विवेदी जी, फेसेस की क्या कहें सचिव या अध्यक्ष सुनीता भारती जी। सर हमारी सचिव, हम तो सचिव है सर, हमारी अध्यक्ष भी आज मौजूद हैं। क्या नाम है? डॉक्टर रुचि शरण। डॉक्टर शरण, सुनीता शर्मा और उपस्थित सभी लोग। मैं तो दो तरह से अपने को सम्मानित अनुभव कर रहा हूं। एक तो आपने ये अवसर दिया इसलिए, और दूसरे प्रोफेसर रास बिहारी जी और प्रोफेसर आर के सिन्हा जी जैसे विद्वानों की संगति में मुझे बिठाया इसके लिए। और श्रोता भी मुझे लग रहा है कि एक से एक बढ़कर हैं, पर विषय शायद सबसे बढ़कर है। ऐसा जबरदस्त विषय जिस पर आधा घंटा 45 मिनट में मैं समझता हूं कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा। 60 पृष्ठों का ये परिपत्र इतना विस्तृत और इतना ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसके विषय में अलग अलग कह पाना बड़ा कठिन होगा, फिर भी चेष्टा तो की ही जा सकती है। तो पहली बात जो मैं इस शिक्षा नीति के विषय में बोलना चाहूंगा वो ये कि ये चेष्टा है उस दिशा में जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इनोवेटिव और बोल्ड होना। ये नवता, नवाचार या पाथ ब्रेकिंग शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर पाथ ब्रेकिंग होता है तो किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर बोल्ड है, ऐसी बातें इसमें हैं जो कह पाने की हिम्मत करना भी कभी कभी कठिन होता है, लेकिन हिम्मत की गई है। ऐसा लगता है, जो रास बिहारी बाबू शुरू में कह रहे थे कि आज तक शायद मैकॉले ही की लाइन पर हम चलते रहे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे परिवर्तन आते गए, मैकॉले आधार जरूर बना रहा, हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन हम हमेशा चाहते रहे जितना उससे कम हमको शिक्षा में परिवर्तन दिखाई पड़ता रहा। ऐसे समय में जब भी कभी शिक्षा में परिवर्तन के लिए नई नीति लाने की बात की गई है तो लोगों के मन में एक उत्साह जगा है कि अब मशीन का ओवरहॉलिंग होगा। साइकिल हो, मोटर हो, ओवरहॉलिंग कराते हैं तो फिर उसके बाद कुछ दिन चलाने में बड़ा मजा आता है। तो ओवरहॉलिंग बड़ा अभिनंदनीय ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना आवश्यक सा है कि ओवरहॉलिंग मशीन की होना और ओवरहॉलिंग किसी सामाजिक प्रक्रिया का होना दो अलग अलग बातें हैं। इसका ध्यान भी इसमें रखने की कोशिश की गई है या नहीं, उस पर हम देखेंगे थोड़ा सा, और उस बहाने थोड़ी सी अपनी बात कहने की चेष्टा करेंगे। हम अगर इस नीति के पहले, उसके भी पहले एक और बात कह दूं कि नीति शब्द का अर्थ ही है, संस्कृत के नए धातु से बना है। तो हम किसी चीज को ले चलते हैं, ले जाना, ले आना, ढोना, नए से यही मतलब है। तो हम किसी चीज को कैसे ले चलते हैं, किस चीज को? अपने आप को। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस बार की गई है कि अब ये शिक्षा विभाग को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, मनुष्य को रिसोर्स नहीं मान रहे हैं। सही बात है,
मैं सहमत हूं इस बात से। मनुष्य रिसोर्स से कहीं बड़ी चीज है। रिसोर्स तो उसके लिए होते हैं, मनुष्य के लिए होते हैं। मनुष्य को तो हमारे यहाँ के दर्शन में अपने आप में ब्रह्म माना गया है। उसका ब्रह्मत्व जाग सके, उसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति विद्यमान है वो जाग सके, इसके लिए शिक्षा का महत्व है। और इस कारण ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उन बातों की भी चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा रुक करके पहले मैं ये कहूं कि इस शिक्षा नीति में जो बहुत सारी बातें कही गई हैं, उनमें पहली बात जिस पर मैं रुक कर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, और जिस पर आजकल कुछ ज्यादा ही बात होती है, वो है भारत की परंपराओं की बात करना। हम जब भी भारत की परंपराओं की बात करते हैं तो अपनी अपनी दृष्टि से जो हमने देख समझ रखा है वही बोल जाते हैं। अब जैसे कल ही एक आदमी से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि बताइए तो सदियों से कोई माथे पर गंदा ढोता रहा है, हमने ऐसी कौन सी व्यवस्था बना रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कितने सदियों से, 200 साल से अंग्रेज हैं, उसके पहले तो मुझको नहीं मालूम कि कोई भी घर में गंदगी करने के लिए बैठता था, वो तो खेतों में जाता था। तो फिर ये सर पर गंदा ढोने की बात कहां से आ गई? होगा किसी राजा महाराजा को रहा होगा ऐसा शौचालय कि ढोता हो। ऐसे ही मनुवादी हैं आप। कौन है मनुवादी? कोई मुझे एक उदाहरण बतावे अंग्रेजों के आने के पहले का कि मनु की व्यवस्था के आधार पर किसी को कोई दंड दिया गया हो। वो तो एक व्यक्ति की सोच थी, मनु नाम के व्यक्ति की सोच थी, और एक खास समय के लिए वो सोच थी। और मनुवादी जितनी व्यवस्थाएं हैं उनका यदि अनुपालन किसी ने किया था तो वो गिने चुने कुछ लोग थे, और वो भी उसी वर्ग के लोग थे जिन्हें आज सुनना पड़ता है कि आप मनुवादी हैं। क्योंकि जिसको हम आज पिछड़ा या अति पिछड़ा या दलित या और कुछ कह लेते हैं, उसके तो अपने जो मुखिया जी होते थे, जिसको हमारे यहाँ मैथिली भाषा में मांजन कहते हैं, गांव घर में जो उनका अपना नेतृत्व करने वाला होता था, वो जो फैसला करता था वही लागू होता था, कोई मनु व्यवस्था उस पर लागू नहीं थी। मैं एक उदाहरण खोजने की कोशिश कर रहा हूं, कोई दिखा दे तो इस तरह हमारे मन में कुछ बातें बैठी हुई हैं अपनी परंपराओं को लेकर। वो बातें बिठाई किसने? वो बातें बिठाई अंग्रेजों ने ही। जिस मैकॉले की चर्चा कर रहे थे रास बिहारी बाबू, कैसा उसने बदल दिया इस देश को। ये शिक्षा व्यवस्था सचमुच में उसकी दी हुई नींव पर आधारित है। उस नींव को जब तक नहीं हिलाया जाएगा, क्योंकि स्वयं मैकॉले ने इस देश की नींव को हिलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया था। जो शिक्षा नीति उसने बनाई वो तो बाद की बात है। पहले उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भाषण दिया उसका थोड़ा सा मैं आपको अंदाज देता हूं। उसने कहा कि मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने में घूमा हूं, मैंने भारत में कहीं गरीब नहीं देखा, कहीं भिखमंगा नहीं देखा, कहीं असंतुष्ट नहीं देखा। अगर हमें भारत को जीतना है तो जब तक भारत में ये गुण है, भारत के लोगों में, हम नहीं जीत सकते हैं। हमारा शासन हो गया ये ठीक है, लेकिन हम पर शासन कर नहीं सकते हैं। अगर शासन करना है तो हमको तोड़ना होगा उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिस शक्ति को वो जानते हैं पहले से, उस शक्ति को। और उसको तोड़ने की अंग्रेजों ने कोशिश की। अंग्रेजों ने हमारे नॉलेज सिस्टम को बदलकर अपना नॉलेज सिस्टम ला दिया। इस पर बड़े अच्छे अच्छे काम हुए हैं, मैं उनकी चर्चा करके समय नहीं लूंगा, कम समय है। पर मैं इतना ही सिर्फ कहना चाह रहा था कि हमारे नॉलेज सिस्टम को न केवल शिक्षा व्यवस्था, ये तो एक चीज है, शिक्षा व्यवस्था के अलावे भी ज्ञान पाने के तरीके होते हैं समाज में, उस सारी प्रक्रिया को मैकॉले ने बदल देने का अनुरोध किया और ब्रिटिश शासकों ने तरह तरह के हथकंडों से उसको बदल दिया। तो हम जिस भारतीय परंपरा की बात करते हैं, जिस भारतीय वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, उसको सही सही समझने की कोशिश करनी होगी। न कि अंग्रेजों ने जिस तरह से हमको समझाकर छोड़ दिया कि ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये हिंदू, ये मुसलमान, वो नहीं हम समझे। उससे अलग होकर जिस तरह से हम अपने देश में लोगों को देखा करते थे वैसे देखने की कोशिश करें तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे।
इस शिक्षा नीति में, जिस पर बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया ढंग से रास बिहारी बाबू ने आपको समझाया कि डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में ये बताने की कोशिश की कैसे लोगों की क्रिएटिव पोटेंशियलिटी को निकालने के लिए ये शिक्षा नीति सजग है, सचेष्ट है। इसकी इच्छा है कि लोग, हर किसी में जो निहित सर्जनात्मकता है वो बाहर निकले। रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट एंड इटर्नल इंडिया, ये शब्द व्यवहार किया गया है शिक्षा नीति में। उसमें कहते कि प्राचीन भारत क्या रिच हेरिटेज रहा है। भारत इटर्नल है, कब से चला आ रहा है, कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता, इसके इतिहास के विषय में। ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह पर रहे, मैं तो इतिहास का हिस्ट्री हूं, और हम लोग कहते हैं कि यहाँ से इतिहास है, उसके पहले प्रोटो हिस्ट्री था, उसके पहले प्री हिस्ट्री था, पर उसके विस्तार में नहीं जाकर मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूं कि हम अगर भारत की प्राचीनता को नहीं जानेंगे तो हम अपने आप को जानेंगे कैसे। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, रोम में पैदा हुए, यूनान के बहुत बड़े विद्वान, प्लेटो द्वारा स्थापित एकेडमी में पढ़े बड़े महान शासक जूलियस सीजर के समकालीन थे। कभी सीजर के विरोधी भी रहे, कभी उसके समर्थक भी रहे, परंतु वो जाने जाते हैं बहुत अच्छे वक्ता होने के लिए, बहुत अच्छा दार्शनिक होने के लिए। और उन्होंने एक सेंटेंस में एक बात कही कि जो अपनी प्राचीन उपलब्धियों को नहीं जानता, अपनी परंपराओं को नहीं जानता, वो शाश्वत शिशु है, वो बच्चा ही है, कभी वो बड़ा हुआ ही नहीं जैसे। तो हम अगर बड़ा होना चाहते हैं तो हमें अपनी परंपराओं को जानना होगा। इसलिए बधाई के पात्र हैं जिन्होंने भी ये नीति तैयार की है। इस नीति में इस चीज को समझाने के लिए एक और बात कही गई कि नेशनल टेक्स्ट बुक तैयार किए जाएं। जो टेक्स्ट बुक हो वो राष्ट्रीय हो, पर उनके कॉन्टेक्स्ट लोकल हो। राष्ट्र को जो करना है वो सोचा जाए। मनुवाद मान लिया, तमिलनाडु उसको कैसे समझेगा, तो तमिलनाडु, मैं तमिल भाषा में नहीं बोल रहा हूं, कहने के लिए कह रहा हूं, चाहे आप हिंदी में कहें, अंग्रेजी में कहें, मैथिली में कहें, किसी भी भाषा में कहें। मेरा मतलब भाषा से यहां पर है कहने का तरीका। कहने का तरीका ये हो जो तमिल को समझ में आवे, कहने का तरीका वो हो जो भोजपुर में रहने वाले को समझ में आवे। तो कॉन्टेक्स्ट नेशनल हो टेक्स्ट बुक्स का, पर समझने के लिए उसकी भाषा, उसकी अभिव्यक्ति लोकल हो। तो ये लोकल और नेशनल का समन्वय करके जो टेक्स्ट बुक तैयार, और इस पर बहुत विस्तार से इन्होंने कहा है, कुछ तो एनसीईआरटी तैयार करेगी, कुछ और दूसरी एजेंसी तैयार करेंगी, ये उन पर है। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा बाद में। कुछ एक स्टेटमेंट की चर्चा की थी रास बिहारी बाबू ने, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी दो एक स्टेटमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि एजुकेशन इज पब्लिक गुड। कोई शिक्षित होता है वो जन कल्याण है, लेकिन यहां शिक्षित होने का अर्थ हमें समझ लेना होगा। शिक्षित तो हर कोई होता है, पर क्या हम कभी कभी ये नहीं देखते हैं कि शिक्षित ही हमारे लिए कठिनाई का कारण हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षित अपने आप को बांट लेते हैं तरह तरह की आइडियोलॉजीज में। आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है या आइडिया इंपॉर्टेंट है? लोग किसी न किसी आइडियोलॉजी को लेकर बढ़ना चाहते हैं। कोई मार्क्सवादी बने, कोई फांसीवादी बने, कोई और वादी बने, बनता रहे, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। एतराज इस बात से है कि उस क्रम में वो विचार की ताकत को गौण कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक जमाने में मार्क्सवाद का बड़ा बोलबाला बढ़ा और हमने कहना शुरू किया कि पूंजीवाद ही सब तरह के शोषण की जड़ है। पर गौर से अगर देखिए तो एक बात दिखाई पड़ेगी कि पूंजीवाद में कम से कम इतनी ईमानदारी तो है कि वो कहता है कि बाजार यानी समाज जो निर्णय करेगा उसी निर्णय के हिसाब से चलना होगा। जबकि मार्क्सवाद कहता है, अच्छा या बुरा इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मार्क्सवाद कहता है
कि मैं शायद बहक के बात कर रहा हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि हम आइडियोलॉजी नहीं, आइडिया पर विश्वास करें। ऐसे आइडियाज बहुत सारे हैं इस नीति में। एजुकेशन इज पब्लिक गुड, द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ ए वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी। शिक्षा ही प्रजातंत्र के लिए एक गारंटी हो सकती है। अगर शिक्षा नहीं है तो प्रजातंत्र के लिए गारंटी नहीं होगी। हर छात्र का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ये तमाम बातें रासबिहारी बाबू ने भी कही, उनको मैं छोड़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। शिक्षा नीति में इतनी सारी बातें हैं कि उनमें से प्रत्येक बात को लेकर एक एक बात पर अलग अलग सेशन की आवश्यकता थी, अलग अलग लेक्चर की आवश्यकता थी, तो अधिक क्लैरिटी से बात हो पाती। लेकिन ऐसा शायद नहीं संभव था। एक ही दिन में अगर होना है तो तब भी इतना तो कहा जा सकता है कि इनमें कुछ न कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम आसानी से समझ ले सकते हैं। जो मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता होती है, उस योग्यता का विकास होना चाहिए। स्कूली सिस्टम जिसकी बात कर रहे थे रासबिहारी बाबू, 5+3+3+4, उसमें मैं एक बात उनकी जो थी उसके बारे में बोल के फिर थोड़ा तुरंत आगे बढ़ूंगा कि प्ले स्कूल में बच्चे को भेजकर माताएं घर में आनंद अनुभव करती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं। लेकिन क्या 3 वर्ष, मैं मानता हूं कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है कम ही आयु में, इसलिए उसको कम करके आंकना नहीं चाहिए। लेकिन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एक बात है और उसके साथ दूसरी बात है एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द रियलिटी। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द रियलिटी तो तभी आएगी जब अनुभव बढ़ेगा। जैसे हम इसमें कहा गया कि हम जोर देंगे लिटरेसी पर और न्यूमरेसी पर। तो लिटरेसी यानी अक्षर का ज्ञान, न्यूमरेसी माने अंकों का ज्ञान, ये हो जाए। पर अंक से वो समझेंगे क्या? हम कहेंगे 10,000, बच्चा कुछ नहीं समझेगा। उसके लिए 10,000 और 50 पैसा बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जाएगा दुकान में, देगा, कुछ न कुछ लेके आ जाएगा, उतना ही में वो प्रसन्न है। तो ये उसका कॉम्प्रिहेंशन तभी होगा जब थोड़ी उसकी उम्र बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि ये पहले जो 3 वर्ष रखे गए हैं जिसमें कहा गया कि न्यूमरेसी और लिटरेसी दे दी जाए, मुझको लगता है इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। उस समय का उपयोग होना चाहिए, बच्चा आपस में मिलजुल कर खेल सके, सोचने की अपनी प्रवृत्ति बढ़ा सके। सोचना का मतलब केवल अपने लिए नहीं, लोगों के साथ समुदाय में बैठकर हम कैसे सोच सकें, इसकी प्रवृत्ति उसमें बढ़े, इस बात का जरूरी है। क्योंकि जब तक हम रटवा देंगे बच्चा रट लेगा, 1 से 100 या अ से ह या ए से जेड जो भी कहें, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक थोड़ी सी उसकी और उम्र बढ़ेगी नहीं। कंसेप्चुअलिटी आती है थोड़ा सा आयु बढ़ने पर, ये तो साइकोलॉजिस्ट बताएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और उसके आधार पर मैं इस शिक्षा नीति की ये प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि लगता है कि इसने होलसेल बदल देने की चेष्टा की है, पर ऐसा भी नहीं है। आप देखें कि एक पुराने विचार को इसने स्वीकार करने की कोशिश की है। पुराना विचार है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये तो पहले की चीज है, बहुत पुरानी चीज है, 60s की चीज है, जब कहा गया था कि हिंदी सीखें, एक अपने क्षेत्र की भाषा सीखें और एक दूसरे क्षेत्र की भाषा, अगर दक्षिण भारत कहें तो उत्तर की, उत्तर भारत कहें तो दक्षिण की। और इसके साथ ही इसने एक और बड़ी बात कही है कि भाषा बड़ी ताकत होती है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। भाषा का सहारा लेकर ही हम किसी से अपने आप को, किसी को प्रभावित करते हैं, किसी से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए भाषा सिखाने पर जोर होना चाहिए और ये स्कूल के लेवल से ही होना चाहिए। और विदेशी भाषा स्कूल से निकलने के बाद ही सिखाने की बात होनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं अपने एक मित्र की चर्चा करना चाहूंगा। वो ब्रिटिश लिंगवा नाम की एक संस्था चलाते हैं दिल्ली में, और उसके माध्यम से लोगों को अंग्रेजी बोलना
सिखाने की चेष्टा करते हैं। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी और मुझे भेजा उसको, उस पर अपनी टिप्पणी देने के लिए। उस किताब में उन्होंने, उस किताब का नाम ही है इंग्लिश फॉर एम्पावरिंग द पावरलेस। सामाजिक न्याय फैलाने के लिए उन्होंने कहा अंग्रेजी से बढ़िया कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। ये विचारणीय बात मैं सिर्फ आपके विचार के लिए रख रहा हूं कि हमारे जो सेक्रेटरी महाशय होंगे केंद्र सरकार में या बिहार सरकार में, वो टिप्पणी जरूर लिखते हैं अपनी संचिका में हिंदी में, क्योंकि आवश्यक है उनके लिए, किंतु वो अपने बराबर के मित्रों में या अपने से नीचे के अधिकारियों के साथ जब विमर्श करते हैं तो वो विमर्श होता है अंग्रेजी में। उन्होंने, मेरे मित्र ने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने सलाह दी कि यदि हम एम्पावर करना चाहते हैं पिछड़ों को, दलितों को, तो हम उन्हें अंग्रेजी आवश्यक रूप से सिखाना शुरू करें, और वो जब अंग्रेजी सीख लेंगे तो निर्णय में भागीदारी आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा उनके लिए कठिनाई रहेगी। तो इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि अंग्रेजी बाद में सीखी जाए। हम लोग जब पढ़ते थे तो छठे सातवें तक तो अंग्रेजी का दर्शन ही नहीं होता था, आठवें के बाद, आठवें से अंग्रेजी का दर्शन होता था। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अंग्रेजी समझ गए और समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, तो बच्चे भी समझेंगे, वो देर से ही सिखाई जाए। अनेक और भी बातें हैं, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और लोकल कॉन्टेक्स्ट को हमेशा जोर दिया जाए। एजुकेशन में जो औरतें हैं उनके लिए अलग फंड क्रिएट किया जाए, उनको पैसों के कारण पढ़ाई में कभी बाधा नहीं होनी चाहिए। इसमें डिसएडवांटेज के लिए अलग व्यवस्था की गई है कि जो समाज के डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उन लोगों को भी अवसर मिल सके, इसकी बराबर इसका मार्ग खुला रहे। पर मेरे मन में एक बात अवश्य आई कि ये सब व्यवस्था करते हुए क्यों नहीं इस नीति के निर्माताओं के मन में कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात ध्यान में आई, वो उस पर भी अगर कुछ बात कर लेते तो अच्छा लगता। क्योंकि जब तक ये द्वार खुला हुआ है कि प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे, सरकारी स्कूल भी रहेंगे, प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट पार्टी प्ले करेगी, ये अलग है कि इस नीति में प्राइवेट पार्टी पर बहुत विश्वास किया गया है, पर वो कितने विश्वसनीय बने रह सकेंगे ये तो विचार करने की बात होगी। तो इसमें बहुत सारी बातों पर विश्वास जताया गया है। कहा गया है कि गवर्नेंस जो होगा वो लाइट बट टाइट, हल्का होगा लेकिन गंभीर होगा, और ज्यादा गवर्नेंस किया जाएगा टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है, कर लीजिए। हमने अपने यूनिवर्सिटी डेज में देखे कि जब हम पढ़ते थे तो हमने ऐसे शिक्षक देखे जो घंटी बज जाती थी जाने की जब लड़कों की, तब आते थे, और लड़के जाने लग गए हैं लेकिन शिक्षक को देखा लौट गए और बैठ करके शाम होने तक वो क्लास लेते रहे। कोई दिक्कत नहीं। हमने ऐसे भी शिक्षक देखे हैं जो घंटी बजी उसके 15 मिनट बाद आए, घंटी बजने के 15 मिनट पहले चले गए, और बाकी के बचे हुए जो 15-20 मिनट थे उसमें भी पता नहीं क्या क्या गप्पे मारते रहे। तो ये तो शिक्षक के अपनी मोरालिटी पर होगा। ये मोरालिटी कैसे बढ़ाई जाए ये अलग से सोचने का विषय है, उस पर अलग से बात करने की बात है। लेकिन शिक्षक को ये मैं लाइट बट टाइट गवर्नेंस की बात कर रहा हूं कि शिक्षक को नियंत्रित करने के लिए बहुत उपाय किए गए। पहले आया कि आपका विभाग में आना जाना, आपको हाजिरी बनानी होगी, आप उपस्थिति दर्ज कीजिए। शिक्षकों ने बड़ा विरोध किया है कि अब हम उपस्थिति दर्ज करेंगे, आने जाने का करना पड़ा, बनेगा तो करना तो पड़ेगा, नौकरी कीजिएगा तो नौकर के लिए जो कानून है वो मान्य होंगे। फिर आया 4 घंटे बैठिए, 5 घंटे बैठिए, बाद में सुना 6 घंटे भी आया। अब आ गया है बायोमेट्रिक सिस्टम, आके अपने अंगूठे का छाप दीजिए, उसमें उंगलियों का छाप दीजिए और जाते समय उंगलियों का छाप दीजिए। ठीक है, ये दोनों भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो शिक्षक
कोताही करना चाहता है, हटना चाहता है, हट जाता है, जो काम करना चाहता है वो करता है, लेकिन हटने वालों की बढ़ती संख्या के सामने, अब तो शिक्षकों की ही घटती संख्या के सामने शिक्षक ही कम रह गए हैं विभागों में, तो ये समस्या दूसरा रूप पकड़ रही है। अन्यथा ये सब कुछ नहीं काम करता है जब तक शिक्षक के लिए जो नियुक्ति होती है और शिक्षक को जो हम समाज की ओर से देखने का दृष्टिकोण जो हमने बना रखा है उसको हम नियंत्रित नहीं करेंगे, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो शिक्षक का जो आदर्श रूप होना चाहिए वो कभी सब नहीं संभव है आना। कानून उससे हम जनगणना कराएं, उससे हम चाहें तो सड़कों पर क्या क्या हो रहा है वो गिनवाएं, सारी बातें सही है, लेकिन शिक्षक एक सम्मानित समुदाय है, इस पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक ये किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। इसमें जो प्रावधान है वो अनेक हैं, उन प्रावधानों को दोहराना बेकार है, वो सब लिखा है, पढ़ सकते हैं। उनमें से जैसे मैंने कहा एक एक पर अलग अलग व्याख्यान के माध्यम से विचार करने की आवश्यकता है। जैसे हायर एजुकेशन में एक दो नई बातें, बिल्कुल नई बातें लाई गई हैं कि अब मेडिकल और लॉ को छोड़कर कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी हायर एजुकेशन की संस्था स्पेशलाइज्ड नहीं होगी, सब में सब स्ट्रीम की पढ़ाई होगी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और जितनी भी चीजें हैं वो सब जगह उपलब्ध होंगी। आज भी कहीं ना कहीं उस बात को हम स्वीकार करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी को। इंटरडिसिप्लिनरी के तौर पर सोशल साइंसेस की पढ़ाई होती है, ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई होती है IITs में, IIM में, सब जगह, लेकिन इसको इतना विस्तृत कर दिया गया और आगे और विस्तृत कर दिया गया जब कहा गया कि लड़के जो पढ़ने, लड़के या लड़कियां जो छात्र छात्राएं हैं वो फ्री होंगे टू एंटर, जहां से चाहें, एंट्री पॉइंट फिक्स नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में ही हमारे कॉलेज में आना होगा तुमको। 4 साल का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर में आवे, सेकेंड ईयर में आवे, थर्ड ईयर में आवे, जहां आना हो वहां मर्जी हो आइए, और जहां से निकल जाना चाहिए वहां निकल जाइए। आपने जितने दिन हमारे यहाँ पढ़ाई की उतने दिन का आपका जो क्रेडिट बना उसका एक बैंक रहेगा, उस बैंक में आपका क्रेडिट रखा रहेगा, उस क्रेडिट को लेकर आप चाहें इस कॉलेज जाइए, उस कॉलेज जाइए। पता नहीं ये कैसे काम करेगा, मैं नहीं सोच पा रहा हूं। मैं इसलिए नहीं सोच पा रहा हूं कि मेरे तर्कों में ये नहीं बैठ रहा है, और मैं इसलिए भी नहीं सोच पा रहा हूं क्योंकि जो एम्पिरिकल एक्सपीरियंस है, जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव में भी ये कहीं नहीं बैठ रहा है। अभी तो लड़का किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, बड़ी मुश्किल से एक जगह ढूंढता है जहां वो ठहर पाएगा, रहेगा। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा, भगवान करे सबको ऐसा अगर अच्छा स्कूल मिल जाए तो ये और बात होगी। मैं नेतरहाट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन सबको अगर नेतरहाट स्कूल मिले तब ना, क्यों एक ही जैसा हॉस्टल मिलेगा, एक ही जैसे कपड़े मिलेंगे, एक ही जैसा खाना मिलेगा, एक ही जैसी सारी बात होगी, ऐसा तो संभव है नहीं। कॉलेजेज में तो और भी नहीं, जिसके माता पिता जितना अफोर्ड कर सकेंगे उतना ही ना उसको भेज सकेंगे। इस सब का समाधान इसमें कहीं नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने विश्वास व्यक्त किया है जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर सामने आएगा और अपने धन का स्रोत बताएगा समाज को। प्राइवेट सेक्टर जब स्कूल या कॉलेज चलाएगा तो वो अपने धन का स्रोत, ये तो बड़ा जबरदस्त विश्वास है प्राइवेट सेक्टर पर। प्राइवेट सेक्टर ऐसा करेगा कि नहीं रिस्पॉन्स, या उससे सही रिस्पॉन्स लेने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, ये विचारणीय विषय रहेगा आगे भी। कॉमन नॉर्म्स होंगे प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो या कॉलेज, दोनों के लिए जो नॉर्म्स होंगे वो एक जैसे होंगे। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर एक जैसे नॉर्म्स होंगे तो क्यों नहीं कॉमन स्कूल सिस्टम की बात सोची जा सकती है। तो असल में इन तमाम बातों को करने के बाद, मैं सारे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, समय भी नहीं है, लेकिन मैं 2-3 प्रश्न छोड़ना चाहता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर पर विश्वास किया है इस नीति ने कि वो अपने धन स्रोत का हवाला ज्ञान देंगे हमें, कितना होगा नहीं होगा, और फिर हम
ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो गलत ही होते हैं, बेईमानी ही करते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत बेनेवोलेंट लोग भी होते हैं, जन कल्याणकारी कार्य करने वाले लोग भी होते हैं। और इसीलिए ये एफिलिएशन सिस्टम रखा गया, जिसको ये नीति कहती है कि हम एफिलिएशन सिस्टम को हटा देंगे। ये मुझको लगता है कि कम्युनिस्ट्स को बहुत अच्छा लगेगा, जिन्होंने एक जमाने में सारे एफिलिएटेड कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में बदलवाया, लेकिन फिर भी एफिलिएटेड कॉलेज बने ही रह गए, आज भी बने हुए हैं। अगर हट जाए एफिलिएशन, माने दो रंगी नीति हुई ना, एक तो आपने कहा कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और ये बाहर से अलग से आया कॉलेज है, मानते हैं हम तुम भी कॉलेज हो, लेकिन हम बस मानते हैं, परीक्षा ले लेंगे तुम्हारी। तो ये जो दोहरी नीति है, उसको अगर खत्म करने की बात की जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पर कर पाना संभव होगा या नहीं। जो पूंजीपति पैसा लगाकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, उनमें कितनी दूर तक बेनिवोलेंस है और कितनी दूर तक मार्केट फोर्सेस के माध्यम से लोगों का शोषण करने की प्रवृत्ति है, इसमें कैसे अंतर किया जाएगा, ये विचारणीय विषय रहेगा। फिर स्वयं सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, इसके हाथ में बहुत सारी बातें छोड़ी जा रही हैं। सरकार ये देखेगी, सरकार वो देखेगी, पर सरकार कितना देखेगी, जितना आज तक देखती है उससे ज्यादा, अगर उससे ज्यादा देख पाएगी, थोड़ा भी ज्यादा देख पाएगी तो बड़ा संतोष होगा और उम्मीद हम कर सकते हैं ऐसा कर पाएगी। और अंतिम बात जो रास बिहारी बाबू ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को ही इम्प्लीमेंट अगर करना है तो ब्यूरोक्रेसी का अपना तौर तरीका होता है, अपना चलन होता है। मैं चलते चलते ये कहूँ कि मैं नटराज का पढ़ा हूँ, मैं विद्या विहार स्कूल एक है पूर्णिया में, उसका अध्यक्ष हूँ और सिमुलतला विद्यालय खुलवाने में मेरा भी बहुत दूर तक सहयोग था। 2 वर्षों तक मैं लगातार उसके साथ जुड़ा रहा। इस अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि निर्णय तो अच्छे ले लिए जाते हैं, नीतियां बहुत अच्छी होती हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे अच्छा होगा, ये जिसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी उक्ति है कि डेविल लाइज इन डिटेल्स। नीति तो नीति है, सूत्र है, सूत्र रूप में हमारे सामने रख दिया गया, लेकिन इसको जब विस्तार किया जाएगा, इसमें से जब लॉज और बायलॉज निकलेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस निकलेंगे, उसके बाद जिस तरह से चलाया जाएगा वो कैसे होगा। मैं हायर एजुकेशन के बारे में कह रहा था, कहीं वो बिखर ना जाए इस नाम पर कि जिसको जब मर्जी हो ज्वाइन करो कॉलेज, जब मर्जी हो छोड़ दो कॉलेज। हर कॉलेज हर चीज पढ़ाएगा। साइंस कॉलेज में जो साइंस के लिए स्पेसिफिक वातावरण है वो नहीं कि नीति सामान्यतः अच्छी ही होती हैं, सूत्र रूप में होती हैं। जो डेविल होता है वो डिटेल्स में होता है, डिटेल्स आगे कैसे काम करेगा वो देखने योग्य होगा। पर नीतियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह अभिनंदनीय है। हम लोग सब लोग अपने सामर्थ्य के साथ चेष्टा करें कि यह शिक्षा नीति सही रूप में लागू हो सके, और अगर इसमें से कोई बात गलत दिखाई पड़ती है तो बीच रास्ते में भी उसको छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको ढोएंगे बावजूद इसके कि वो हम नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे रास बिहारी बाबू और आर.के. सिन्हा साहब जैसे विद्वानों की पंक्ति में बिठाकर आपने सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका सर। इतना अच्छा सुनने को मिल रहा है सर, वाकई में लग रहा है कि सुनते ही चले जाऊं, सुनते ही चले जाऊं। द्विवेदी सर। धन्यवाद प्रोफेसर मिश्र।